नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। ईश्वर की माया कौन समझ सका है। किस सोच में डूबे प्रभु अमीर को निसंतान और गरीब को संतानों का आशीर्वाद देते हैं। ऐसी ही एक निर्धन स्त्री थी लक्ष्मी। धोबिन थी वह, जिसके पिता ने जाने किस भावना से उसे लक्ष्मी नाम दिया था। वह अपनी 4 साल की बेटी रूपा को लेकर यहाँ वहां गलियों में फिरती रहती थी। लक्ष्मी के मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कैसी कठिनाइयों से भरा होगा। पर रूपा, वह तो जैसे भगवान की परमानंद से भरी हुई बच्ची थी, हर चीज में संतोष पाने वाली, अपने छोटे छोटे हिस्से में ही सुख तलाशने वाली। उसे न कोई जिद थी, न कोई अधूरी चाहत। जो भी मिल जाए उसी में प्रसन्न हो जाती थी। शायद रूपा यह समझ चुकी थी कि उसे बस इसी प्रकार संतोष में जीवन बिताना है, या फिर यह कहना भी सही होगा कि लड़कियों में एक स्वाभाविक समझदारी होती है। किसी दिन किसी दयालु महिला की कृपा से जब बढ़िया भोजन मिल जाता तो लक्ष्मी उसे अपने बच्चों के लिए झोपड़ी में लेकर आती। रूपा के दोनों बड़े भाई खाना देखते ही अधिक हिस्सा पाने की जिद करते, लड़ने लगते। पर रूपा एक शांत भाव से अपनी बारी की प्रतीक्षा करती और जो भी मिल जाए उसमें संतोष करके अपनी मधुर मुस्कान से उजरी झोपड़ी में भी रोशनी बिखेर देती। रूपा के 2 भाई थे, एक 12 साल का मंगलू और दूसरा 10 साल का रतन। दोनों सरकारी स्कूल में नामांकित थे, पर पढ़ाई से ज्यादा गली कूचों में आवारागर्दी करते रहते। लक्ष्मी के काम पर जाने के बाद वे झुग्गी के अन्य लड़कों के साथ कंचे खेलते, गिल्ली डंडा का मजा लेते या आपस में ही झगड़ते। आए दिन लक्ष्मी को उनकी शरारतों की शिकायतें मिलती और घर आकर वह गुस्से में जो हाथ में आए उसी से उनकी धुनाई करती। मंगलू, बड़ा बेटा, दिन ब दिन ढीठ होता जा रहा था, जबकि छोटा बेटा रतन कुछ बेहतर था, लेकिन अपने बड़े भाई की संगत में वह भी कुसंगति का शिकार होने लगा था। इन सब उथल पुथल और परेशानियों से बेखबर रूपा अपने छोटे छोटे टुकड़े खिलौनों में मग्न रहती। वह कभी भाइयों की किताबों को ध्यान से देखती। ऐसे में मंगलू उसकी ओर खिंचाई करते हुए कहता, तुझे इन किताबों में क्या समझ आता है जो इन्हें देखे जा रही है? इस पर रूपा मासूमियत से कहती, भैया, मुझे भी पढ़ना है। इन किताबों में कितनी अच्छी अच्छी बातें होंगी, तुम मुझे भी सुनाओ ना। इनमें कितनी सुंदर सुंदर चित्र हैं। लेकिन मंगलू उसे झिड़क कर कहता, भाग यहाँ से, पढ़ाई कोई अच्छी चीज नहीं है। ये तो बस समय और दिमाग की बर्बादी है। मैं तो अम्मा के डर से स्कूल जाता हूँ, वरना अब तक कहीं कुछ काम करके पैसे कमा लेता। रूपा मजाक में कहती, अच्छा, और तू कैसे पैसे कमा लेता? मंगलू ने बात को टालते हुए अपनी आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलकर पैसे कमाने की योजना बताई ही थी कि लक्ष्मी ने उसका कान मरोड़ते हुए सब सुन लिया। मंगलू ने मां की पकड़ से बचने की कोशिश में अपने कान छुड़ाकर तेजी से बाहर की राह पकड़ ली। लक्ष्मी की चिंताएं अब लगातार गहरी होती जा रही थी। बेटों की नासमझ हरकतें देखकर उसने छोटे बेटे रत्न को समझाया, बेटा, मंगलू से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। उसकी बातों में न आया कर, तू उसका अनुसरण मत कर। तू तो मेरा बेटा है, अपनी राह पर चल और उसके जैसा न बन। इतना कहकर लक्ष्मी चुप हो गई, पर भीतर ही भीतर बुदबुदाने लगी, मंगलू भी अपने निकम्मे पिता जैसा ही है। वो भी तो एक समय अमीर बनने के लालच में गलत संगत में पड़ गया था और अपनी जवानी में ही दुनिया से चला गया, सारे जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर। इन यादों को याद करते हुए लक्ष्मी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। तभी रतन ने सवाल कर दिया, माँ, आखिर बापू के साथ हुआ क्या था? हर बार आप मुझे टाल देती हो। मोहल्ले वाले कुछ और कहते हैं, आप कुछ और। लक्ष्मी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, बेटा, मोहल्ले वालों को ज्यादा मालूम है या मुझे? लोग तो यूं ही बातें बनाने का शौक रखते हैं। चल, अब जल्दी कर, काम पर जाना है। लक्ष्मी बच्चों को सच बताने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह कैसे कहती कि उनके पिता एक अपराधी थे
उसे डर था कि कहीं बच्चे अपने पिता की सच्चाई सुनकर शर्मिंदा न हो, कहीं लोग उन्हें हत्यारे की संतान न कहे। इसलिए उसने बस यही बताया कि उनके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मी तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन उसका मन उससे भी अधिक गति से अतीत में दौड़ रहा था। बचपन की उन गलियों में खो गई जहां उसके माता पिता का साया बहुत छोटी उम्र में ही उसके सिर से उठ गया था। उनके जाने के बाद ददीहाल में कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार न था। तब उसके मामा उसे मुंबई ले आए। शुरू में मामी ने कुछ समय तक स्नेह दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उस पर घर के सारे कामों का बोझ डालने लगी। पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं था। माँ बाप की बेटी नौकरानी बनकर रह गई। लक्ष्मी का मामा भी शराबी था। वह कभी कभार उसकी हालत देखकर तरस खा लेता, पर बीवी के डर से हमेशा चुप ही रहता। समय बीतते बीतते मामी ने लक्ष्मी को भी अपने साथ काम पर लगाना शुरू कर दिया। घर घर से कपड़े लाकर उन्हें धोबी घाट पर धोना, इस्त्री करना और फिर उन्हें समय पर पहुंचाना, ये सब लक्ष्मी के हिस्से में आ गया। युवा होती लक्ष्मी के भीतर भी अपने अरमान जागने लगे थे। शादी की उम्र हो गई थी, पर मामी उसे अपनी कमाई का जरिया मानकर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। हर रिश्ते में कोई न कोई कमी निकालकर वह उसे ठुकरा देती। तभी लक्ष्मी का दिल सोसाइटी के एक गार्ड पर आ गया था। धीरे धीरे लक्ष्मी और भुवन का प्रेम पनपने लगा। जैसे गुप्त खुशबू फैलती है, वैसे ही यह रिश्ता गहराने लगा। लेकिन मामी की पैनी निगाहों से यह छिपा नहीं रह सका। लक्ष्मी पर बंदिशें कस दी गई और उसे ये आभास हो गया कि मामा मामी उसके विवाह के आड़े आएंगे, विशेषकर जब भुवन अलग जाति का है। उसने अपने मामा मामी को खूब समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद भी वह उनकी सहायता करती रहेगी, पर मामी अपने फैसले पर अड़िग थी। एक दिन लक्ष्मी ने आखिरकार निर्णय ले लिया। मामा के घर से कुछ सेवर और अपनी थोड़ी जमा पूंजी लेकर वह भुवन के साथ भाग गई। मुंबई के उपनगर में एक छोटी सी खोली किराए पर लेकर दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शुरुआती कुछ महीने ठीक ठाक बीते, पर जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भुवन जल्द ही गलत संगत में पड़ गया। अमीर बनने के चक्कर में वह नशे के कारोबार में उतर गया। लक्ष्मी ने उसे बहुत समझाया, परिवार और बच्चों का वास्ता दिया, लेकिन भुवन का रवैया और भी क्रूर होता गया। नशे की लत के चलते उसकी नौकरी भी छूट गई। अब वह हर रात नशे में धुत होकर लौटता और लक्ष्मी के विरोध पर उसके साथ मारपीट करने लगता। इस दौरान लक्ष्मी ने 2 बेटों को जन्म दिया। घर का खर्चा बढ़ रहा था और आमदनी का कोई ठिकाना न था। भुवन पर जिम्मेदारियों का कोई असर नहीं पड़ा। जब तमाम समझाइश के बाद भी भुवन की हरकतों में कोई बदलाव न आया, तो लक्ष्मी ने उसे उसके हाल पर छोड़ने का निर्णय ले लिया और बच्चों को लेकर एक कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में जा बसी, जहां मालकिन ने दया कर उसे रहने की जगह दी। कुछ समय तक तो राहत मिली। मालकिन की मदद से भुवन को एक दूसरी फैक्ट्री में काम भी मिल गया और जिंदगी धीरे धीरे संभलने लगी। परंतु लक्ष्मी अब किसी नई जिम्मेदारी को उठाने की स्थिति में नहीं थी। 2 बच्चों का खर्च पहले ही उसकी क्षमता से अधिक था। यही सोचते हुए वह अस्पताल गई ताकि अनचाहे गर्भ से मुक्ति पा सके। तभी उसे खबर मिली कि पुलिस भुवन को एक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले गई है। लक्ष्मी की दुनिया फिर अंधकार में डूब गई। किस्मत जैसे हर कदम पर उसे ठग रही थी। अब न तो पैसा काम आया, न ही किसी की सिफारिश। भुवन को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद लक्ष्मी की जिंदगी मुश्किलों में घिर गई। इन उलझनों में गर्भपात का ख्याल भी कहीं धूमिल हो गया और वक्त निकल चुका था। कुछ महीनों बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और अपनी बेटी को सीने से लगाकर उसके आंखों से दुख और संतोष के मिले जुले आंसू बहने लगे। संकट की इस घड़ी में मालकिन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वही थी जिन्होंने बच्ची का नाम रूपा रखा। लेकिन इस सुख की भी उम्र छोटी ही रही। जल्द ही खबर आई कि भुवन को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। वकीलों की फीस के लिए पैसे कहां से लाती लक्ष्मी, जो 3 बच्चों की जिम्मेदारी और गिरती सेहत के बावजूद कई घरों में काम कर रही थी। मालकिन के कारण ही उसे अन्य घरों में काम करने की अनुमति मिली थी, जिससे थोड़ी आमदनी और जुड़ जाती थी। त्योहारों पर मिलने वाले इनाम और उदारता
उसके लिए किसी सहारे से कम न थे। भुवन की मौत के बाद लक्ष्मी का जीवन एक और कठिनाई का सामना करने लगा। गली मोहल्ले के आवारा मर्द, गार्ड और नौकर उस पर बुरी नजर रखने लगे। वो जैसे ही एक को दूर भगाती, दूसरा हाजिर हो जाता। मालकिन के घर का सहारा था, नहीं तो अनैतिक पुरुष कब का उसे अपनी हवस का शिकार बना चुके होते। लेकिन लक्ष्मी के साथ काम करने वाली अन्य औरतें उसे जलने लगी और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने लगी। उन्हें ये शंका होने लगी कि उनके पति भी लक्ष्मी पर मोहित हो गए हैं, जबकि लक्ष्मी सादगी और नेक चरित्र की औरत थी। आखिरकार काम वालियों की शिकायतों और बहकावे में आकर मालकिन ने लक्ष्मी को काम और रहने की जगह से निकाल दिया। उन्हें अपने जवान बेटे के बिगड़ने का भय था। एक बार फिर लक्ष्मी के सिर से छत और पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह वापस उसी अनिश्चितता में आ गई जहां से कभी शुरुआत की थी। एकमात्र सुरक्षित ठिकाना जो उसे नजर आया वह था मामा मामी का घर, लेकिन वहां लौटने में उसे संकोच था। उसे लगा कि वे उसे अब अपनाएंगे भी या नहीं। आखिरकार वह भुवन के साथ भागी थी और उनके सम्मान को चोट पहुंचाई थी, परंतु उसके पास अब कोई चारा नहीं था, ना ही इतना पैसा था कि एक कमरा किराए पर ले सके। आखिरकार कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए उसने मामी के यहाँ जाने का निश्चय किया। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि मामा का 2 वर्ष पूर्व लिवर की बीमारी के चलते देहांत हो गया था। बूढ़ी मामी अब पूरी तरह से अकेली रह गई थी। उनके बड़े बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली थी और अलग घर बसा लिया था, जबकि छोटी बहू शादी के बाद बिहार के एक गांव में रहने चली गई थी। मामी का गुजारा कुछ घरों में कपड़े इस्त्री करके ही चल रहा था। लक्ष्मी के वापस आने पर मामी को एक अनोखी खुशी का अनुभव हुआ। समय का ऐसा ही फेर है जो कभी कभी सारे गिले शिकवे भुलाकर दिलों को एक कर देता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर आंसू बहाए और अपना मन हल्का किया। लक्ष्मी ने फिर से कपड़े धोने और इस्त्री करने का काम शुरू कर दिया, जिससे मामी को भी कुछ राहत मिल गई। धीरे धीरे लक्ष्मी ने अपने दोनों बेटों का दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करवा दिया। लेकिन मंगलू की आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह आवारा और असामाजिक तत्वों की संगति में रहने लगा और गलत तरीकों से पैसे कमाकर उन्हें बेवजह खर्च करने लगा। अपने पिता की तरह ही वह बुरी आदतों में पड़ चुका था। कभी कभी तो वह घर से पैसे भी चुरा लेता और मामी से बदतमीजी से बात करता। लक्ष्मी की मार डांट का उस पर कोई असर नहीं होता। जब उसकी छोटी बहन रूपा उसे समझाने की कोशिश करती तो वह उसे थप्पड़ मार कर चुप करा देता और कहता, ज्यादा मेरी अम्मा मत बन, एक ही माँ काफी है इस घर में। दूसरी ओर रतन का स्वभाव विपरीत था। वह पढ़ाई में मन लगाता और अपनी बहन रूपा का भी ध्यान रखता। रूपा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और लक्ष्मी का सपना था कि वह उसे अच्छी शिक्षा दिलाकर एक अफसर बने। लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उसकी होनहार बेटी उसकी तरह घर घर जाकर कपड़े इस्त्री करे, झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजे। मगर पास में लड़कियों का कोई स्कूल नहीं था, जिससे लक्ष्मी परेशान थी। मंगलू और रतन तो पास के स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन रूपा के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। भाग्य का खेल देखिए, कुछ महीने पहले ही पास की खोली में एक मैडम आकर रहने लगी थी, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। किसी ने लक्ष्मी को उनके बारे में बताया। लक्ष्मी ने उनसे विनती की और वे रूपा को पढ़ाने के लिए सहमत हो गई। अब रूपा रत्न के साथ उनसे पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई के साथ साथ रूपा को चित्रकला में भी बहुत रुचि थी। उसके बनाए चित्रों को देखकर मैडम तक चकित रह जाती। क्या यह हाथ से बनाई गई चित्रकारी है या छपे हुए चित्र? रूपा की इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर मैडम ने उसे पूजा पंडालों, धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों में रंगोली, चित्रकारी और भित्ति चित्रों को बनाने का अवसर दिया। इससे न केवल उसकी कला का प्रचार हुआ, बल्कि रूपा को भी आत्मविश्वास मिला। चित्रकला में निपुण नन्ही रूपा के हुनर का असर लक्ष्मी के जीवन में दिखने लगा था। उसकी कला से कुछ आमदनी होने लगी, जिससे लक्ष्मी को राहत तो मिली, परंतु वह अपनी मासूम बच्ची को इस छोटी उम्र में कमाई का साधन नहीं बनाना चाहती थी। तब मैडम ने लक्ष्मी को आश्वस्त किया
कि रूपा की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। वह अपनी फुर्सत के समय में ही कला के कार्य में संलग्न होगी। कुछ समय बाद मैडम के सुझाव पर लक्ष्मी ने रूपा का दाखिला एक अंग्रेजी स्कूल में करा दिया, जिसमें आधी फीस का जिम्मा मैडम ने अपने ऊपर लिया। मगर इस उपलब्धि से जहां रतन प्रसन्न हुआ, वहीं मंगलू का मन ईर्ष्या में डूब गया। अक्सर माँ को उलाहना देते हुए कहता, अपनी लाडली को तो अंग्रेजी स्कूल भेज रही हो और हमें सरकारी स्कूल में छोड़ दिया है। लक्ष्मी उसे अपनी मजबूरी और हालात का हवाला देती, पर मंगलू की नफरत अपनी बहन के प्रति गहराती जा रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और रूपा अब 13 साल की एक सजीव और मनमोहक किशोरी बन गई थी। मोहल्ले में सभी उससे स्नेह करते थे और उसका व्यवहार भी सरल और मधुर था। इसी समय मंगलू के स्वभाव में भी सुखद बदलाव आने लगा। अब वह घर में अधिक समय बिताने लगा और बहन का ख्याल रखने लगा। वह उसे स्कूल छोड़ने और लाने का काम भी करने लगा था। माँ यह सब देखकर अपने दिल से ईश्वर को धन्यवाद देती कि अब उसके बुढ़ापे में शांति आ गई थी और तीनों बच्चे एकजुट हो गए थे। रूपा अपने मेहनत और लगन के कारण विद्यालय में सभी की प्रिय बन चुकी थी। वह न केवल पढ़ाई में मेधावी थी, बल्कि रंगोली, पोस्टर बनाने, दीवारों पर चित्रकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी निभाती थी। उसकी अद्वितीय प्रतिभा के कारण प्रधानाचार्य ने उसकी फीस माफ कर दी थी। लक्ष्मी अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करती थी। स्वयं तो वह 4वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई थी, पर अपने बच्चों, विशेषकर रतन और रूपा को पढ़ते और जीवन में आगे बढ़ते देखकर वह संतोष से भर उठती थी। मंगलू का यह बदला हुआ स्वभाव, जो कभी मनमोहक मिठास का प्रतीक होता, तो अगले ही क्षण कठोर कड़वाहट में बदल जाता। लक्ष्मी के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। उसके मिजाज में पल पल आते इस परिवर्तन को लक्ष्मी कभी कभी किशोरावस्था की स्वाभाविक मनोदशा मानकर अपने मन को समझा देती थी। मंगलू की पढ़ाई से बढ़ती बेरुखी और उसकी उद्दंडता ने लक्ष्मी का मन व्यथित कर दिया था। वह कभी उसे समझाने के लिए प्रेम का सहारा लेती, तो कभी कड़ी फटकार या मार का, पर मानो मंगलू ने यह ठान लिया था कि किसी की सुननी ही नहीं है। उसकी गलत संगत और बुरी आदतें देखकर लक्ष्मी के मन में डर घर करने लगा कि कहीं उसका अंजाम भी उसके पिता की तरह ना हो। हर बार यह विचार उसके दिल को कंपा देता, पर एक माँ की उम्मीद कभी टूटती नहीं। वह बस अपने मन को समझा लेती कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उधर रूपा के गुणों और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर लक्ष्मी के मन में कभी कभी ग्लानि उठती कि उसने कभी गर्भ में ही रूपा को समाप्त करने का निर्णय लिया था। यह सोचकर उसका हृदय कांप उठता कि अगर उसने ऐसा कर लिया होता तो आज उसकी यह प्यारी बेटी इस संसार में नहीं होती। रूपा जैसे अपनी माँ की हर तकलीफ को बिना कहे ही जान जाती थी। माँ की परेशानियों को दूर करने के लिए वह हमेशा अपनी मधुर मुस्कान के साथ पूछती, मेरी प्यारी अम्मा क्यों परेशान है? क्या मुझे नहीं बताएगी? रूपा की मासूम बातें सुनते ही लक्ष्मी का मन हल्का हो जाता। गर्मियों की छुट्टियों में मैडम ने लक्ष्मी से सलाह मशविरा कर रूपा का दाखिला ड्राइंग क्लास में करवा दिया, ताकि वह कला में और निपुण हो सके। अभी तो उम्र ऐसी है, जैसा ढालोगे वैसा ही ढल जाएगी। यह सोचकर लक्ष्मी ने रूपा को इस राह पर आगे बढ़ने दिया। सोमवार से उसे क्लास शुरू करनी थी। उत्साह से भरी रूपा ने मंगलू से कहा, भैया मुझे स्केच बुक, रंगीन पेंसिलें, पेंट और ब्रश चाहिए, क्या आप मेरे लिए ला देंगे? मंगलू ने कहा, मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी चीज कितनी और किस तरह की लेनी है? अच्छा तू भी साथ चल, रूपा ने जवाब दिया। ठीक है, शाम को चलते हैं, अभी तो दुकान बंद हो चुकी होगी। दोपहर में मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूं, मंगलू ने कहा। उस शाम को जब लक्ष्मी काम से घर लौटी तो रूपा को घर में न पाकर चिंतित हो उठी। उसने रत्न से पूछा तो उसने कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं है। लक्ष्मी ने आस पड़ोस में हर जगह रूपा को ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। तभी मंगलू आता हुआ दिखाई दिया। लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा, क्या रूपा अब तक घर नहीं लौटी? वो तो कब की घर के लिए निकल गई थी। लक्ष्मी ने गुस्से और अचरज के साथ पूछा, कहां से निकल गई थी?
मंगलू ने बताया, वो मेरे साथ अपने ड्राइंग का सामान लेने गई थी। लक्ष्मी ने गुस्से में पूछा, तो फिर तू उसके साथ क्यों नहीं आया? इस पर मंगलू ने जवाब दिया, वो बच्ची थोड़ी है, जैसे उसे घर का रास्ता नहीं पता। मैं उसे नुक्कड़ तक छोड़कर अपने दोस्त के साथ चला गया था। मंगलू गुस्से में पैर पटकता हुआ बहन को खोजने निकल पड़ा। शाम से रात होने को आई। पूरा मोहल्ला रूपा की खोज में जुट गया, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां भी रिपोर्ट दर्ज करवाने में 24 घंटे का इंतजार करने को कहा गया। लक्ष्मी का तो जैसे जीना दूभर हो गया। कभी वह रोते रोते बेसुध हो जाती, तो कभी बेतहाशा विलाप करते हुए घर से बाहर निकल पड़ती। अपने आंचल को पीटते हुए कहती, हाय मेरी फूटी किस्मत, खुद मेरी ही नजर लग गई मेरी बेटी को। भगवान मुझे मेरे पाप की सजा दे रहे हैं। मैं उसे गर्भ में ही समाप्त करना चाहती थी और इसलिए ही शायद वह मुझसे छिन गई। इस अथाह पश्चाताप में उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। रूपा की कोई खबर न मिलने पर लक्ष्मी विक्षिप्त जैसी हो चली थी। घर की सभी जिम्मेदारियां मंगलू ने अपने कंधों पर ले ली। उसने एक किराने की दुकान खोल ली थी जो अच्छे से चल रही थी। रतन पुलिस में भर्ती हो गया था। माँ का भी देहांत हो गया था और अब घर में बस 3 बचे थे। घर में ऐसा गहरा सन्नाटा था कि जैसे सुई गिरने की आवाज भी सब सुन सके। संसार का यह कठोर सत्य है कि किसी के जाने के बाद भी दुनिया रुकती नहीं। लोग कुछ दिन शोक मना फिर अपने जीवन में रम जाते हैं, पर माँ का दिल संतान के बिछोह को कभी नहीं भुला पाता। लक्ष्मी धीरे धीरे अस्वस्थ और अर्धविक्षिप्त सी हो चली थी। दोनों भाइयों के स्वभाव में गहरा अंतर था, जिससे घर में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही थी। मंगलू के विवाह के बाद तो स्थितियां और भी बिगड़ गई। इस पर रतन ने अलग रहने में अपनी भलाई समझी और अपनी पोस्टिंग बिहार में करवा ली। वह अपनी माँ को भी अपने साथ ले गया और प्यार से उसकी देखभाल करने लगा। उसने वहां एक समझदार और साम्य लड़की से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। रतन और उसकी पत्नी माँ की सेवा में कोई कसर न छोड़ते, खूब देखभाल करते। रतन अपनी बहन को भुला नहीं था और रूपा की खोज में लगातार जुटा रहता था। लक्ष्मी बेटी के शोक में समय से पहले बूढ़ी हो गई थी और अपनी याददाश्त खो चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी रूपा को वह नहीं भूली थी। उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि एक दिन उसकी रूपा उससे जरूर मिलेगी। समय ने अपने गर्भ में क्या छुपा रखा है ये कोई नहीं जानता। नियति के अनजाने खेल को देखने के लिए प्रतीक्षा के सिवा इंसान कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीजें इंसान के बस से बाहर होती हैं, जिन्हें समय के सिवा कोई हल नहीं सकता। मुंबई से कोलकाता की ओर बढ़ती सुपरफास्ट ट्रेन के स्लीपर क्लास कोच में सवारियों का मानो मेला लगा हुआ था। दिलबर को बैठने तक की जगह नहीं थी। चाय, पेपर और सामान बेचने वाले किसी न किसी तरह से अपनी जगह बना ही लेते थे। एक पेपर बेचने वाले को बेतरतीब दाढ़ी, फटी हुई जीन्स और खिचड़ी बालों वाला एक भारी आवाज का अधेड़ व्यक्ति, उम्र करीब 48-50 साल, टाइम्स ऑफ इंडिया देना कहकर पुकारता है। पेपर वाले ने उस पर तंज भरी निगाह डालते हुए पूछा, तुझे इंग्लिश पेपर चाहिए? टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पेलिंग पता भी है तुझे? गंभीरता से उस व्यक्ति ने जवाब दिया, इंग्लिश नहीं है तो हिंदी का दे दे। उसकी आवाज की गहराई से पेपर वाले ने तंज को छोड़ नरमी से पेपर दे दिया। ट्रेन के चलते ही सवारियां अपने अपने स्थान पर चैन से बैठ गई। एक तरफ 2 लड़के और एक 15-16 साल की लड़की बैठी हुई थी। लड़की के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर उस अधेड़ व्यक्ति पर पड़ी। उन नजरों में कुछ था जिसने व्यक्ति का मन विचलित कर दिया। उसे आभास हुआ कि वह लड़की किसी बड़ी समस्या में है और शायद मदद की दरकार है। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और अगले स्टेशन पर 1 घंटे बाद ही ठहराव था। हालांकि व्यक्ति के हाथ में अखबार था, पर उसका ध्यान उस लड़की और दोनों लड़कों पर ही अटका हुआ था। जैसे ही ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और अगला स्टेशन नजदीक आया, लड़की ने धीमी आवाज में पास वाले लड़के से पानी मांगा। खाली बोतल लेकर वह लड़का नीचे उतर गया। इस पर अधेड़ व्यक्ति ने दूसरे लड़के को कुछ पैसे थमाते हुए अपने लिए भी पानी लाने को कहा। वह थोड़ी झिझक के बाद ट्रेन से उतर गया
फिर व्यक्ति ने लड़की से धीरे से पूछा, बेटा तुम्हें कोई परेशानी है क्या? लड़की ने सकपकाई आवाज में चारों ओर देखते हुए कहा, अंकल मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे कहीं ले जा रहे हैं, मेरी सौतेली माँ ने मुझे। लड़की चुप हो गई क्योंकि दोनों लड़के वापस आ गए। वह झट से पानी की बोतल लेकर गटागट पी गई और फिर चोरी चोरी उस व्यक्ति को देखती रही। अधेड़ व्यक्ति ने तुरंत दोनों लड़कों को पकड़ लिया और लड़की को अपने पास वाली विंडो सीट पर बुलाया। उसने पहले ही अपने संदेह के आधार पर पुलिस को फोन कर दिया था। अन्य सवारियां भी सक्रिय हो गईं। जल्द ही 2 सिपाही और 1 महिला पुलिस कांस्टेबल वहां पहुंच गई। लड़की का नाम पता पूछकर उसे पुलिस की सुरक्षा में ले लिया गया। उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन का नंबर लिया और लड़की को आश्वस्त किया कि वह उसके बारे में जानकारी लेता रहेगा। इस घटना ने उस व्यक्ति को विश्वास राय के नाम से हुई 15 साल पुरानी एक घटना की याद दिला दी। अभी वह अपने अतीत के गलियारों में डूबने ही वाला था कि उसकी नजर अखबार के तीसरे पन्ने पर छपी एक खबर पर ठिठक गई। लिखा था कि सुप्रसिद्ध चित्रकार विश्वरूपा पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया है और उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा 3 दिन पहले हुआ था। उनके मैनेजर ने मीडिया में इस खबर को प्रसारित करवाया था। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि विश्वरूपा जी कोमा में है और आधी चेतना में बस यही कह पाई, विश्वास अरुण आएंगे। अरुण कौन है, उनका विश्वरूपा से क्या संबंध है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता मुंबई मिरर से। अगले स्टेशन में अब भी 1 घंटे का समय था। अरुण विश्वास बेचैनी में करवटें बदल रहे थे। उनका मन अतीत के गलियारों में दौड़ते हुए मानो ट्रेन की गति से भी आगे निकल रहा था। 18 वर्ष पुरानी घटनाएं उनके मन पर चलचित्र की तरह घूम रही थी। उस दिन भी ट्रेन का एक ऐसा ही दृश्य था। रूपा 2 बदमाशों की गिरफ्त में थी और विश्वास ने उसे बचाया था। आज का यह मंजर उसे उसी दिन की याद दिला रहा था। सही कहते हैं, जीवन सच में एक चक्र है, जहां से चले थे वहीं आ गए। वह अपने अतीत की उन स्मृतियों में खो गए जहां राजस्थानी लिबास में सुंदर बड़ी बड़ी आंखों वाली वह लड़की जैसे भयभीत हिरनी चारों ओर भय से निहार रही थी। उसकी आंखों में ईश्वर से सहायता की प्रार्थना झलक रही थी और जैसे ही उसकी नजर विश्वास पर पड़ी, उसे लगने लगा कि यही वह व्यक्ति है जो उसे मुसीबत से निकाल सकता है। कुछ लोग अजनबी होते हुए भी अपने से लगने लगते हैं। शायद विश्वास का वही गुण था। विश्वास ने नजरों से ही स्थिति का आकलन किया और जैसे ही लड़की ने इशारा किया, उसने उन बदमाशों को पकड़ लिया। सहयात्रियों ने भी मदद में आगे आकर उन गुंडों की पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। परंतु वह लड़की विश्वास का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह जिद कर रही थी कि वह केवल इसी सज्जन के साथ जाएगी। पुलिस को उसने यहां तक कह दिया कि वह विश्वास को जानती है और यह संयोगवश उसे इसी ट्रेन में मिला। पुलिस को अपना नाम रूपा बताने के बाद अन्य विवरण लेकर उन्होंने उसे विश्वास के साथ जाने की अनुमति दे दी। विश्वास ने उसे उसके घर सुरक्षित छोड़ने का वचन दिया था। उसने अपने मित्र नंदिनी को फोन किया ताकि रूपा के रहने का उचित प्रबंध हो सके। रूपा ने अब घर वापस जाने से साफ मना कर दिया था। कुछ खा पीकर थोड़ा आराम करने के बाद विश्व ने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया, जैसे कि उसका घर कहाँ है, परिवार में कौन कौन है और आखिर वो उन बदमाशों के हाथों में कैसे फंस गई। पुराने दुखों की परछाइयां उसकी आंखों में लौट आईं और उसने अपने तारणहार को अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की। वह बोली, मैं उस दिन अपने बड़े भाई मंगलू के साथ ड्राइंग बुक और स्केच पेन खरीदने बाजार गई थी। मंगलू भैया मुझे दुकान पर छोड़कर अपने एक पुराने दोस्त से मिलने चले गए। थोड़ी देर बाद भैया लौटे और बोले, रूपा ये भी एक अच्छा चित्रकार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने हाल ही में अपना छोटा सा स्टूडियो खोला है और बच्चों को सिखाने के लिए ड्राइंग क्लास भी शुरू की है। चलो एक बार देख ले, यहाँ पर फीस भी ना के बराबर है, शायद ये तुम्हें बेहतर सिखा सके। रूपा ने कहा, मुझे तो कल से उस स्कूल में जाना है जहां मैडम ने मेरा दाखिला करवाया है। इस पर मंगलू भैया बोले, मैडम से मैं बात कर लूंगा,
तुम अभी तो बस मेरे दोस्त विक्की का स्टूडियो देख लो। थोड़ी झिझक के साथ रूपा ने हामी भर ली और विक्की के साथ चल पड़ी। विक्की उसे एक संकरी गली में लेकर मुड़ा और अचानक उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब रूपा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह राजस्थान के एक पिछड़े हुए गांव में थी, जहां उसे एक बूढ़ी औरत और उसके 2 बेटों के साथ रखा गया था। बड़े बेटे की उम्र 30-32 के आसपास थी और छोटा लड़का लंगड़ा कर चलता था। जब रूपा ने शादी करने से मना किया और बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ बोला, तो उन्होंने उसे धमकाया और फिर उसका मुंह कपड़े से बांधकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा गया। आखिरकार 13 साल की मासूम लड़की के हौसले टूट गए और गांव वालों के सामने उसकी शादी बड़े बेटे के साथ कर दी गई। शादी की पहली ही रात को उस पुरुष ने अपने पति होने का हक उस पर जोर जबरदस्ती से थोप दिया। वह रात उसके लिए भयानक थी और अंततः रूपा बेहोश हो गई। उस मासूम बच्ची पर हर रोज अत्याचार हो रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। 3 महीने तक वह उस कैद में रही, जहां उसे घर के बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। घर के ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरे उस अहाते में बस एक बड़ा सा लोहे का फाटक था, जिस पर हमेशा भारी ताला जड़ा रहता था। रूपा को न तो गांव का नाम पता था, न ही वह भाषा समझ में आती थी जिसमें वे लोग बात करते थे। उसके लिए वह जगह और लोग पूरी तरह अजनबी थे। रूपा ओस अपने पति और सास को खुर्राट औरत की तरह भड़काओ कहकर पुकारती थी, जबकि छोटे को हमेशा छोटू कहकर संबोधित करती। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था और इस तरह 2 साल जैसे चुपचाप खिसक गए। ये कालखंड रूपा को एक असीमित समय की तरह प्रतीत हो रहा था, मानो वह किसी दिशा रहित अंधकार में भटकती जा रही हो, जहां हर प्रयास असफल साबित हो रहा था। अपनी किस्मत के आगे हार मानते हुए उसने खेल कूद की उम्र में एक अबोध बच्ची से मां बनने का बोझ सिर पर ले लिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद रूपा का अस्तित्व अब बंधनों में जकड़ने लगा था। फिर भी सासू मां ने इस नए हालत में उसके खान पान और आराम का विशेष ध्यान रखना शुरू किया था। रूपा को प्रसव के समय मायके बुलवाया गया, जहां प्रसव तो हुआ पर नवजात की सांसें जीवन को छू भी न सकी और रूपा की जान जैसे किसी चमत्कार से ही बच पाई। उम्र में छोटी होते हुए भी उसके भीतर संतान का वह निस्वार्थ प्रेम उमड़ने लगा था। अपने बच्चे को खो देने का दुख उसके दिल में गहरे बैठ गया था। शायद अपने बच्चे के साथ ही वह शेष जीवन उस घर में गुजार देती, पर ईश्वर ने उसे उस छोटे से सहारे से भी वंचित कर दिया। दाई ने सास को समझाने का प्रयास किया कि बहू अभी कम उम्र की है, उस पर मातृत्व का बोझ डालने का दबाव न बनाया जाए, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। दाई ने सलाह दी कि कुछ वर्षों बाद जब वह परिपक्व हो जाएगी तब परिवार बढ़ाने का विचार करना उचित होगा, लेकिन सास मानो ठोस पत्थर की बनी थी। कुछ समय बीतते ही उसे फिर से दादी बनने की चाहत सताने लगी। उसने रूपा पर फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया। जब रूपा ने विरोध जताया तो माँ बेटे ने मिलकर उसे भूखा रखना और मारपीट करना शुरू कर दिया। बीते कुछ दिनों से माँ और दोनों बेटों के बीच कुछ खुसर फुसर चल रही थी। वे रूपा की उपस्थिति में खामोश हो जाते। एक रात ऐसा हुआ कि रूपा के कमरे में उसका छोटा देवर घुस आया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसने रूपा का मुंह दबाते हुए उस पर अत्याचार करना चाहा। जब रूपा ने उसे रिश्ते की मर्यादा की दुहाई दी तो उसने निहायत बेहयाई से कहा कि आज से उसे दोनों भाइयों की सांझी पत्नी बनकर रहना होगा। इस घृणित और अपमानजनक बात को सुनते ही रूपा के भीतर एक ज्वाला फूट पड़ी। पता नहीं उसमें उस पल इतनी शक्ति कहां से आ गई कि वह उन पिशाचों के विरुद्ध खड़ी हो गई। कमरे के एक कोने में पड़ा डंडा उठाकर उसने देवर के सिर पर जोर से मार दिया और दरवाजा खोलकर बाहर चिल्लाने लगी। सास और पति ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन रूपा ने पुलिस बुलाने और गांव वालों के सामने पंचायत बुलाने की धमकी दे डाली। उनके चेहरे पर उसका रौद्र रूप देखकर खौफ साफ दिखने लगा। उन लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की और वादा किया कि वे उसे 1-2 दिन में घर पहुंचा देंगे।
लेकिन रूपा को उन पर तनिक भी भरोसा नहीं था। वह पूरी रात कमरे में दरवाजा बंद करके जागती रही। अगले दिन देवर और उसका एक साथी रूपा को लेकर ट्रेन में चढ़ गए। जब रूपा बाथरूम गई तो उसने उनकी बातचीत सुन ली। वे उसकी बिक्री का सौदा कर रहे थे। यह सुनकर रूपा ने उनसे भागने का तरीका सोचने लगी। उसी दौरान उसकी निगाहें एक अपरिचित पर पड़ी और जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि यह व्यक्ति उसकी सहायता कर सकता है। लंबी सांस लेते हुए रूपा ने उससे अपनी आपबीती बताई। उस व्यक्ति ने, जिसका नाम विश्वास था, उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, तुम तो बहुत हिम्मती निकली। अच्छा, अपना घर का पता बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं ताकि तुम सुरक्षित रह सको। रूपा ने संकोच से कहा, तो क्या आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? विश्वास ने हल्के अंदाज में कहा, अरे नहीं रूपा, पर तुम्हें अपने घर तो लौटना ही होगा। यहां तुम कब तक रह सकती हो? रूपा ने चिंता में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है विश्वास। इतने वर्षों बाद घर लौटने पर परिवार का रवैया क्या होगा मुझे नहीं पता। लोग क्या क्या बातें बनाएंगे मेरे इतने वर्षों की गैर मौजूदगी पर। रूपा सोच रही थी कि लोग उसे अपनाएंगे भी या नहीं। उसने सिर्फ विश्वास से ही भरोसा जताया। आप मुझे सिर्फ विश्वास कह सकते हैं, बाबू नहीं। हंसते हुए विश्वास ने कहा, अरे तुमने मुझे बुजुर्ग बना दिया। मैं बस तुमसे 7-8 साल बड़ा ही होऊंगा। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, तुम बालिग तो हो ना? रूपा ने संकोच से कहा, जी, मैंने पुलिस वालों से झूठ बोला था। असल में मैं अभी 17 की ही हूं। विश्वास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तैयार हो जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। मैं उन लोगों को पूरी बात समझा दूंगा। अगर नहीं माने तो देखेंगे आगे क्या करना है। रूपा ने कहा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? विश्वास बाबू, मैं पहले खुद जाऊंगी। अगर सब ठीक लगा तो आपको बुलाऊंगी। जब रूपा अपनी बस्ती पहुंची तो उसने खुद को दुपट्टे से ढक लिया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसका परिवार तो उसके गायब होने के कुछ ही महीने बाद कहीं और जा बसा था। मंगलू ने खोली और दुकान बेच दी और किसी को उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। इस विशाल नगर में वैसे भी लोग एक दूसरे से अधिक वास्ता नहीं रखते थे। रूपा निराश होकर वापस नंदिनी के पास लौट आई, जो विश्वास की मित्र थी। विश्वास ने अपने परिचितों से कहकर उसे स्टूडियो के रख रखाव का कार्य दिलवा दिया। रूपा पुराने कागजों पर ऐसी चित्रकारी करती कि बड़े बड़े चित्रकार भी उसकी कला देख दंग रह जाते। वह रंगों से ऐसे जीवन भरती कि उसकी कला के सामने सब नतमस्तक हो जाते। विश्वास का कला जगत में नाम तो था, परंतु आर्थिक स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं थी। मुंबई में जीविका का संघर्ष लगातार चलता रहता था और स्टूडियो के किराए में काफी पैसा लग जाता था। रूपा जैसे उसके जीवन में एक सौभाग्य लेकर आई थी। उसकी कला के चलते एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी ने उनकी कई पेंटिंग्स एक साथ खरीद ली और कई का ऑर्डर भी दे दिया। इसके लिए विश्वास ने रूपा से भी सहायता ली और रूपा ने मन लगाकर मॉडर्न आर्ट की बारीकियां सीखी और उसे सहयोग दिया। समय के साथ विश्वास ने अपना एक छोटा सा स्टूडियो स्थापित कर लिया और रूपा को वहीं स्थायी रूप से काम पर रख लिया। रूपा क्लासिकल चित्रकला जैसे मधुबनी और मुगल कालीन पेंटिंग में पारंगत थी। राजा रवि वर्मा से प्रभावित होकर उसने ऐसी जीवंत चित्रकला का विकास किया था कि उसकी पेंटिंग्स से मानव जीवन की आहट सुनाई देने लगती थी। रूपा की यह विलक्षण कला, उसकी समर्पणशीलता और विश्वास का साथ उन्हें सफलता की ओर ले चला। कभी कभी रूपा मुस्कुराकर कहती, विश्वास, आपकी मॉडर्न आर्ट में खूबसूरती तो है, परंतु शाश्वतता तो मेरी चित्रकारी में है। रूपा ने विस्मय से पूछा, विश्वास जी, ये कौन सी कला है जिसमें न चेहरा होता है न कोई आकार? बस बेढब रेखाएं खींच दो, कुछ रंग भर दो और तस्वीर तैयार। समझ में नहीं आता कि इसमें कलाकार कहना क्या चाहते हैं। विश्वास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है, जो दर्शकों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हर कोई अपनी दृष्टि से इसे देखे और अर्थ खोजे। रूपा ने विरोध में कहा, मैं तो यही मानती हूं, जो कहना है वह स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। क्यों किसी के मस्तिष्क पर भार डालना?
लेकिन विश्वास अपनी बात पर अडिग रहा। उसे आधुनिक कला का यह अनोखा पक्ष प्रिय था और नई पीढ़ी इसकी प्रशंसा करने लगी थी। दोनों के बीच यही खट्टी मीठी तकरार चलती रहती, लेकिन उनके प्रेम में भी गहराई आती जा रही थी। रूपा अब 18 की हो चुकी थी, जबकि विश्वास उससे 9 साल बड़ा था। उम्र का यह अंतर सोचने पर विवश करता, लेकिन दोनों का प्रेम इस अंतर को नजरअंदाज कर चुका था। रूपा का प्रेम विश्वास के लिए बेइंतहा था और विश्वास भी उसके प्रति अपने दिल में वही जुनून संजोए था। उनका सच्चा प्रेम उम्र और जाति जैसे बंधनों को मानने से इनकार कर चुका था। कुछ सालों बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और रूपा ने अपना नाम विश्वरूपा रख लिया, जैसे उसने अपने विश्वास को ही अपने नाम का रूप दे दिया हो। विश्वास के जीवन में सूर्य की तरह चमकने वाले अरुण उपनाम को उसने अपनाया। विश्वरूपा कला जगत में नई ऊंचाइयों को छूने लगी। उसकी पहचान अब किसी चमकते सितारे जैसी हो चुकी थी। रूपा की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि विश्वास का आधुनिक कला में योगदान उसके आगे फीका पड़ने लगा। जब भी लोगों के मुख से रूपा का नाम गर्व से लिया जाता या उसे विश्वरूपा का पति कहा जाता, विश्वास के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। धीरे धीरे उसकी कला की सराहना करने वाले प्रशंसकों की संख्या घटने लगी और वह अवसाद में डूबने लगा। विश्वरूपा उसे समझाती, हमारी कला के रंग भले ही अलग हों, मगर उसकी अपनी जगह और महत्व है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हमें मिलकर इनका सामना करना चाहिए। मगर विश्वास तर्क की बजाय तकरार करने लगता। कहता, तुम्हारे आने के बाद मेरी कला की कद्र कम हो गई है। तुम्हें लोगों की वाहवाही लूटने का शौक है और इसी कारण तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। जिस रूपा को कभी वह अपनी खुशकिस्मती का कारण मानता था, अब उसे अपनी असफलता का दोष देने लगा था। विवाद बढ़कर अब तीखे झगड़ों में बदल गए थे। 4-5 सालों में हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने अलग होने का निर्णय ले लिया। हालांकि रूपा ने अपनी ओर से रिश्ते को बचाने का हर संभव प्रयास किया। यहां तक कि उसने अपनी कला से हमेशा के लिए किनारा करने का भी मन बना लिया था। बावजूद इसके विश्वास ने अपने तीखे शब्दों से रिश्ते को बिखेर ही दिया। उसने कहा, त्याग की देवी बनने की जरूरत नहीं है। अपनी कला का आनंद लो, लेकिन मुझसे दूर रहकर। समाज में अपने नाम का डंका बजाओ, प्रदर्शनी लगाओ, बड़े लोगों के बीच अपने हुनर की अदाएं दिखाओ और प्रशंसा पाओ। मेरे पास तो तुम्हारे लायक कुछ है ही नहीं। रूपा हतप्रभ रह गई। वह सादगी पसंद, सुलझी हुई और समझौतों में यकीन रखने वाली लड़की थी, परंतु उसकी स्वाभिमान पर वार और उसके चरित्र पर सवाल उठाना उसे कतई बर्दाश्त नहीं था, चाहे वह उसके अपने पति ही क्यों ना हो। उस क्षण उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह विश्वास राय का घर सदा के लिए छोड़ देगी। उसकी सभी कोशिशें विफल हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफा रिश्ते को बचाना असंभव था। कुछ समय बाद रूपा और विश्वास दोनों ही स्थापित कलाकार बन चुके थे। दोनों का नाम कला जगत में था और आय भी अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे रूपा का नाम बढ़ता गया, विश्वास का अहंकार और पुरुषत्व आहत होने लगा। रूपा की स्वायत्तता पर पहरा लगाने की नौबत आ गई थी। यहां तक कि अपने खर्चे के लिए भी उसे पति की आज्ञा लेनी पड़ती। हर रोज की खामख्याली और अपमान को आखिर कितने दिन सहन करती। उसे लगा मानो उसने एक यातना से निकलकर दूसरे में कदम रख दिया हो। समाज में भले ही स्त्री सशक्तिकरण की बातें जोर शोर से हो रही हो, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही पुरुष प्रधान मानसिकता अक्सर हावी हो जाती है। पुरुष समाज भले ही मंच पर स्त्री स्वतंत्रता और समानता का गुणगान करे, लेकिन उनमें से अधिकांश के विचार घर पहुंचते ही बदल जाते हैं। अंततः विश्वास ने चरित्र पर लांछन लगाकर सारे बंधनों को तोड़ दिया। उसके इस घोर अपमान ने सारी सीमाओं को लांघ दिया था। फिर भी 3 सालों बाद रूपा का नाम कला जगत में सूरज की तरह चमक रहा था। अपनी अनोखी कला के दम पर वह खुद को स्थापित कर चुकी थी। इस संसार की अजीब रवायतें हैं। जो सूरज चढ़ता है उसे ही सलाम किया जाता है, और अमावस की रात में चांद का कोई नाम लेवा नहीं होता। लोगों की याददाश्त कितनी नासमझ होती है। विश्वास का वजूद लोगों की स्मृतियों से मिटने लगा था। यदि कहीं उसका नाम आता भी तो वह बस स्वरूपा के पति के तौर पर ही पहचाना जाता।
और ये बात भला किसी स्वाभिमानी पुरुष के लिए कैसे गवारा होती। अलगाव के कुछ सालों तक विश्वास अपनी तरफ से रूपा की खैरियत जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन समय के साथ उसने उस पर से भी ध्यान हटाना शुरू कर दिया। अब मुंबई की भागदौड़ उसे बेमायने लगने लगी थी और कोलकाता लौटने की इच्छा उसके मन में गहराने लगी थी। सबसे कठिन यह था कि अब गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए उसने मुंबई छोड़ने का फैसला किया, टिकट बुक की और ट्रेन में बैठ गया। जब उसने अखबार में पढ़ा कि रूपा पर कातिलाना हमला हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खुद को कोसने लगा कि उसने अपनी रूपा को यूं अकेला कैसे छोड़ दिया। उसे याद आया कि वही रूपा उसे मसीहा मानती थी, अपनी आंखें बंद करके उस पर भरोसा करती थी, और उसने कैसे इतने निर्मोही और कठोर व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। भगवान, वह बुदबुदाया, मेरी रूपा को कुछ ना हो, उसे ठीक कर दो। मुंबई पहुंचने की बेकरारी से उसके दिल में उथल पुथल मच गई थी, लेकिन ट्रेन को रवाना होने में अभी 4 घंटे थे। उसके पास इंतजार करने का धैर्य नहीं था। बेचैनी से पहलू बदलते हुए उसने एक फैसला लिया और टैक्सी में मुंबई के लिए रवाना हो गया। 4 से 5 घंटे का सफर अब उसे सदियों जितना लंबा प्रतीत होने लगा। बार बार वह ड्राइवर से गाड़ी और तेज चलाने की गुहार करता, परंतु समय उसकी पीड़ा के आगे जैसे थम सा गया था। रूपा, देखो मैं आ गया हूं, उसकी धड़कनें पुकार रही थी। तुम्हारा विश्वास लौट आया है, तुम्हारा अरुण आ गया है। मेरी रूपा, अपनी आंखें खोलो, मुझसे यूं रूठ कर मत जाओ, मैं फिर कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। जैसे ही वह आईसीयू में पहुंचा, वहां मौजूद नर्स ने कठोर आवाज में उसे रोका। मिस्टर, आप कौन है? ये आईसीयू है और यहाँ केवल विजिटिंग टाइम में ही प्रवेश की अनुमति है। बाहर जाइए, मरीज कोमा में है, अभी उनसे मिलने का समय नहीं है। पर विश्वास न रुका। सिस्टर, मुझे मेरी पत्नी के पास रहने दो, अगर मेरी आवाज सुनेगी तो शायद प्रतिक्रिया करेगी, उसने प्रार्थना भरे स्वर में कहा। उसकी आवाज में उम्मीद की अंतिम किरण थी। जरूर देख लेना, विश्वास ने दृढ़ता से कहा। इस पर नर्स ने तीखे लहजे में पूछा, अच्छा, तो आप इनकी पत्नी के पति हैं? इतने दिन कहाँ थे? ये सुनकर विश्वास के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आई। उसने नर्स से सख्त स्वर में कहा, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। उसकी आवाज की गंभीरता और आंखों में छुपे गुस्से को भांपते हुए नर्स डॉक्टर को बुलाने चली गई। इतने में रूपा की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। यह दृश्य देखते ही विश्वास का कलेजा उमड़ पड़ा। वह भाव विह्वल होकर रूपा को पुकारने लगा और उसे गले से लगा लिया। रूपा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, होठों में विश्वास का नाम लेकर कुछ बुदबुदाई और फिर से पलकों को बंद कर लिया। इतने दिनों से बेजान पड़े शरीर में हल्की सी कंपन देखकर डॉक्टर और नर्स फौरन हरकत में आ गए। डॉक्टर के चेहरे पर उम्मीद की किरण झलक उठी और विश्वास की आंखों में भी खुशी की चमक लौट आई। रूपा मानो मृत्यु के कगार से वापस लौट आई थी। रूपा और विश्वास एक दूसरे से लिपटकर अश्रुधारा बहाने लगे। तभी डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, मिस्टर अरुण, विश्वास, कृपया बाहर जाइए, हमें इनका चेकअप करना है। इस पर विश्वास ने अडिगता से जवाब दिया, कर लीजिए डॉक्टर, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अपनी रूपा को छोड़कर नहीं। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, ठीक है मिस्टर विश्वास, रूपा अब ठीक हो रही है, पुलिस भी उनके बयान का इंतजार कर रही है, उन्हें कल बुलवा लेते हैं। उधर अखबार में रूपा पर हुए जानलेवा हमले की खबर सुनकर रतन भी अपनी मां को लेकर मुंबई आ पहुंचा। उसे पूरी तरह विश्वास था कि जिस स्वरूपा को वह अपनी बहन मानता था वही यहाँ है। उसने भी अपनी बहन की खोज में भरसक प्रयास किए थे, पर कोई नतीजा नहीं निकलने पर उसने इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लिया था। लक्ष्मी, जिसने अपनी सुध-बुध लगभग खो दी थी, फिर भी उसके होठों पर हमेशा रूपा का ही नाम रहता था। वह अक्सर बुदबुदाती रहती, रूपा आएगी, देखना मेरी बेटी जरूर आएगी। इतने सालों बाद भी जैसे ही लक्ष्मी ने अपनी बेटी को देखा, वह पहचान गई। जो स्मृतियां उसने कहीं खो दी थी, वह अचानक उसे सब याद आ गया। रूपा को देखकर लक्ष्मी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रूपा को गले से लगाकर
अनगिनत बार चूम लिया, मानो सालों का दर्द उन बेशुमार चुंबनों में बहा देना चाहती हो। रूपा ने पुलिस को अपना बयान देते हुए बताया कि उस दिन जब वह स्टूडियो से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी, तभी छोटू, जो कभी उसका देवर था, उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने की कोशिश करने लगा। उस वक्त वहां कोई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं था। छोटू उसे अपने साथ फिर से गांव ले जाना चाहता था और धमकी देते हुए बोला कि अगर वह नहीं मानी तो उसे किसी कोठे पर बेच देगा। उसका मकसद किसी भी तरह अपने 50,000 रुपए की भरपाई करना था। उस समय उसके साथ मंगलू का वह दोस्त भी मौजूद था जिसने पहले रूपा का अपहरण किया था, जिसके कारण रूपा ने वो 3 साल नारकीय यातनाओं में बिताए थे। रूपा ने जब इसका विरोध किया और शोर मचाया तो उन्होंने उस पर गोली चला दी। कुछ दिनों की जांच पड़ताल और छापेमारी के बाद दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने रूपा के पैरों तले जमीन खिसका दी। मंगलू के साथी विक्की ने बयान में बताया कि मंगलू ने ही अपनी बहन का सौदा मात्र 50,000 रुपये में किया था। उसने ये सब अपने राजस्थानी मित्र छोटू के लिए किया था, जिसे अपने भाई के लिए एक बीवी की आवश्यकता थी। जल्दी ही मंगलू को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद मुंबई पुलिस मंगलू की मां और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए राजस्थान रवाना हो गई। रूपा का रिश्तों से भरोसा उठ चुका था। उसने अपने भाई को हिरासत में देखा, उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए कहा, भैया, आपको अपनी बहन को बेचते समय शर्म नहीं आई? रुपयों के लालच में आप इतना गिर गए कि रिश्तों का भी मान नहीं रखा। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, माँ को इस हाल में पहुंचा दिया और मेरे विश्वास को छलनी कर दिया। मुझे आज खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने आपको कभी भाई माना। अब तक लक्ष्मी भी पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसने मंगलू का गिरेबान पकड़ते हुए उसे थप्पड़ मारे और कहा, तूने मेरी ममता को कलंकित कर दिया। मंगलू, अच्छा बेटा तो तू कभी नहीं था, मगर तूने कुछ समय के लिए अच्छे होने का ढोंग रचा था। तू अच्छा बेटा नहीं बन सका, पर कम से कम अच्छा भाई तो बन जाता। आज से मैं तेरे लिए मर चुकी हूं। सुन ले रूपा, मेरे बाद मेरी चिता को हाथ तक मत लगाना। लक्ष्मी का दर्द उसकी सांसों में घुल रहा था। मंगलू की नीच हरकतों ने उसे भीतर तक छिन्न भिन्न कर दिया था। अपने निकम्मे बेटे को कठोर शब्दों में कोसते कोसते लक्ष्मी अचानक जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ी, मानो उसके प्राण केवल रूपा से मिलने की आस में अटके हुए थे। रूपा अपनी मां के निश्चल शरीर से लिपटकर बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका सारा दुख आंसुओं में बह रहा था और फिर वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। विश्वास पर भय का साया मंडराने लगा। उसे लगा जैसे उसने रूपा को फिर से खो दिया है। वो बच्चों की तरह रूपा से लिपटकर रोने लगा। रतन ने उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। घबराओ मत विश्वास जी, हमारी रूपा ठीक हो जाएगी। ये बस कमजोरी और सदमे की वजह से बेहोश हुई है। रूपा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सही समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद रूपा और रतन ने मिलकर लक्ष्मी के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और उसकी अंतिम इच्छा का मान रखते हुए मंगलू को मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया। मंगलू अब पछतावे की आग में झुलसता हुआ जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। बड़का और छोटू को उनकी मां समेत चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया। रूपा के पूरी तरह स्वस्थ होते ही उसने और विश्वास ने एक बार फिर से अपना जीवन संवारने का संकल्प लिया। कई वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना छोटा सा स्टूडियो खड़ा किया, जिसे विश्वास ने बेहद प्यार से विश्वरूपा आर्ट गैलरी नाम दिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रेवती नाम की एक किशोरी बसी थी, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष की थी। वह एक अत्यंत निर्धन परिवार से थी। परिवार में 3 बहनें थीं और वे सभी अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रेवती के पिता का मामूली सा आमदनी का साधन था, जिससे घर का गुजारा करना दुष्कर हो जाता था। इसी वजह से रेवती और उसकी मां पास के ठाकुर साहब के यहाँ काम करने के लिए जाती थी। ठाकुर का नाम आंधीराज सिंह था और वह एक प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार का बेटा था। ठाकुर के इकलौते पुत्र का नाम आदिराज था और उनके पिता बलवंत ठाकुर
और माता का नाम कल्याणी देवी था। एक दिन बलवंत ठाकुर और कल्याणी देवी मंदिर गए, जहां पंडित जी ने बलवंत से आदिराज की कुंडली देखी। कुंडली के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि आदिराज की आयु अत्यंत सीमित है। यह सुनकर बलवंत और कल्याणी भयाकुल हो उठे, क्योंकि आदिराज उनका एकमात्र संतान था और दोनों उसे अत्यधिक स्नेह करते थे। घबराहट से भरे हुए उन्होंने पंडित जी से विनती की कि कोई उपाय सुझाएं जिससे उनके पुत्र की रक्षा हो सके। बलवंत और कल्याणी ने पंडित जी से आग्रह किया कि वह किसी भी विधि से आदिराज के जीवन को सुरक्षित करें। पंडित जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह समाधान अवश्य निकालेंगे और अगले दिन हवेली पर आकर उपाय बताएंगे। इस आश्वासन से बलवंत और कल्याणी की चिंता थोड़ी कम हुई और वे घर लौट आए। अगले दिन सुबह बलवंत ठाकुर और कल्याणी देवी पंडित जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी हवेली पहुंचे। उन्हें देख बलवंत और कल्याणी तुरंत उठ खड़े हुए और समाधान के बारे में पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि उपाय मिल गया है। उन्होंने बताया कि हवेली से कुछ दूरी पर एक प्राचीन कुआं है, जहां उनके पूर्वजों ने अनेकों लोगों को मारकर फेंका था। उन मृतकों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और वही अशांत आत्माएं अब आदिराज के जीवन के लिए बाधा बन रही है। पंडित जी ने कहा कि उन आत्माओं की शांति के लिए आदिराज को उस कुएं के पास जाकर विशेष पूजा करनी होगी। पंडित जी ने कहा कि अब एक ऐसी कन्या को ढूंढना होगा जिसका भाग्य विधाता ने विशेष रूप से संवारा हो। उसी के भाग्य के कारण आपका पुत्र जीवन पा सकेगा। ये सुनकर कल्याणी देवी असमंजस में बोली, परंतु वो कन्या कौन होगी, उसे पहचानेंगे कैसे? पंडित जी ने समझाया, जब आप पूजा के पश्चात हवेली लौटेंगी, तब जो कन्या सबसे पहले आपकी दृष्टि में आएगी, समझ लीजिए वही कन्या अधिराज ठाकुर के जीवन की रक्षा कर सकती है। जिन आत्माओं को कभी कुएं में डाल दिया गया था, वही श्राप बनकर अधिराज पर असर डाल रही है। पूजा के बाद आत्माओं को शांति प्राप्त होगी और वो अधिराज को उस कन्या से मिलवा देंगी, जिसकी उपस्थिति में उसका जीवन सुरक्षित हो सकता है। ये सुनते ही बलवंत और कल्याणी देवी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, पंडित जी, जो भी करना उचित हो कृपया वो कीजिए। हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए, बस यही हमारी इच्छा है। बलवंत ठाकुर ने आगे कहा, पूजा की तैयारियां हम कल ही करवा लेंगे, आप चिंता न करें, बिना विलंब पूजा का आयोजन आरंभ कीजिए। पंडित जी ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, जी ठाकुर साहब, यह आपके इकलौते पुत्र के जीवन का प्रश्न है। हम पूर्ण श्रद्धा से इस कार्य को संपन्न करेंगे। संध्या हो चुकी थी जब अधिराज घर लौटा। उसने अपनी मां के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी और उनसे पूछ बैठा। कल्याणी देवी ने उसे पूरी बात बताई, लेकिन अधिराज, जो एक शिक्षित व्यक्ति था और अभी केवल 24 वर्ष की उम्र में ही एक कुशल वकील के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने मां की बातों को अनसुना करते हुए कहा कि यह सब केवल भ्रम है और उसे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने में बलवंत ठाकुर वहां आ पहुंचे और उन्होंने अधिराज को शांत करते हुए अगले दिन पूजा में सम्मिलित होने का आग्रह किया। अधिराज को उनके पिता ने समझाया कि वे श्रद्धा और शांति से पूजन में सम्मिलित हों। अधिराज, जो अपने पिता का अत्यधिक सम्मान करते थे, उनकी बात को टालना नहीं चाहते थे और पूजा के लिए मान गए। अगले दिन संध्या के समय पंडित जी ने पूजन की तैयारियां की और सभी को कुएं के पास जाने का निर्देश दिया। बलवंत ठाकुर के 3 भाई और 3 भाभियां भी वहां उपस्थित थी। सभी के पास केवल एक एक कन्या ही थी, जबकि अधिराज इस खानदान का अकेला बेटा था और इसी कारण घर में सबका चहेता भी था। पूजा संपन्न होने के बाद पूरा परिवार वापसी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अचानक रेवती दौड़ती हुई उनकी गाड़ी के सामने आ गई। अधिराज ने तुरंत गाड़ी रोकी। कल्याणी देवी ने उतरकर उसे उठाया और पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी बेटी? रेवती ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालकिन, क्षमा करें, अनजाने में आपके रास्ते में आ गई। कल्याणी ने उसे दिलासा दिया। नहीं नहीं, चिंता मत करो, अब घर जाओ। रेवती ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर की ओर चली गई और कल्याणी देवी भी गाड़ी में लौट आई। घर पहुंचने के बाद
कल्याणी देवी ने बलवंत से कहा, सुनिए, आपने उस लड़की को ऐसे कैसे जाने दिया? पंडित जी ने कहा था कि वही लड़की अधिराज की जीवन संगिनी बन सकती है। बलवंत ठाकुर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्या तुमने समझा नहीं? उस लड़की से हम अपने विराज कुमार जैसे पुत्र का विवाह नहीं कर सकते। ये सुनकर कल्याणी देवी नाराज और चिंतित हो उठी। वे सभी को जाकर बताने लगी कि पंडित जी ने जिस कन्या के विषय में कहा था वो वही थी जो सबसे पहले मार्ग में मिली। कल्याणी की बात सुनकर पूरे परिवार में चिंता व्याप्त हो गई। बलवंत के तीनों भाई उसे समझाने लगे, भाई साहब, उस लड़की को लेकर आइए और हमारे बेटे का विवाह उससे करवाइए। बलवंत ने संकोच दिखाया, परंतु भाइयों का आग्रह इतना प्रबल था कि वह अंततः मान गया। लड़की का पता लगाने के लिए बलवंत ठाकुर निकल पड़े और रेवती के परिवार से जाकर मिले। उन्होंने देखा कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत कठिनाई में है। वे जैसे तैसे अपने भोजन का प्रबंध कर रहे थे। फिर भी पंडित जी की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए बलवंत ठाकुर ने उस परिवार से रेवती के विवाह का प्रस्ताव रखा। रेवती के माता पिता बलवंत ठाकुर के घर आने पर आश्चर्य और प्रसन्नता में थे। उन्होंने पूछा, ठाकुर साहब, आप यहाँ कैसे पधारे हैं? बलवंत ने सीधे कहा, हम चाहते हैं कि हमारी बड़ी बेटी रेवती का विवाह हमारे बेटे से हो। बस एक बात का ध्यान रहे, किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि आप रेवती के माता पिता हैं। रेवती के पिता की आंखों में इस प्रस्ताव के साथ ही लालच जाग उठा। जब बलवंत ने आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 रुपए देने की बात कही, रेवती के पिता प्रसन्न होकर मान गए। रेवती की मां ने कुछ आपत्ति जताई, पर पिता ने उसे यह कहकर शांत किया, यह अवसर हमारे लिए और रेवती के लिए अच्छा है। उसकी शादी एक प्रतिष्ठित परिवार में हो रही है और हमें कुछ सहारा भी मिलेगा। उससे हम जैसे ही किसी कार्य की शुरुआत करेंगे तो हमारे हालात भी सुधरने लगेंगे। यह सुनते ही मां खामोश हो गई और अपनी बेटी को बलवंत ठाकुर के साथ भेजने का निर्णय ले लिया। हवेली में कदम रखते ही रेवती ने देखा कि यह जगह अत्यंत विशाल और भव्य थी। अधिराज की 3 बहनें वहां खड़ी थी, विद्या, सुनैना और रीवा। विद्या और सुनैना में एक अलग ही अंदाज था जो रेवती के मिजाज से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, जबकि रीवा का स्वभाव बेहद कोमल और सरल था। रेवती न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी मासूमियत भी अनोखी थी। कम उम्र की वजह से उसकी जिंदगी और उसकी जीवन शैली कुछ साधारण और सादगीपूर्ण थी, जो उसके गरीब माता पिता की सीमित स्थिति का प्रतिबिंब थी। इस वजह से रेवती सभी को सहज रूप से पसंद नहीं आई। फिर भी रीवा ने उसे स्नेहपूर्वक भीतर ले जाकर अपने कमरे में ठहरने की पेशकश की। जब संध्या को अधिराज घर लौटे तब बलवंत और परिवार ने शादी की बात छेड़ी। अधिराज को इस संबंध के लिए राजी करना कठिन था, लेकिन परिवार के निरंतर आग्रह पर उन्होंने स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन बलवंत और कल्याणी ने पंडित जी को बुलवाया और विवाह की तैयारी का आदेश दिया। उसी शाम मंदिर में समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर दी गई और बलवंत अपने पूरे परिवार संग वहां पहुंचे। शादी के दिन रेवती अत्यंत सुंदर लग रही थी। इस अवसर के लिए रीवा ने उसे विशेष परिधान पहनने के लिए दिए थे। उसे देखकर कल्याणी मंत्रमुग्ध हो गई और परिवार के सभी सदस्य उसकी इस सुंदरता की प्रशंसा किए बिना न रह सके। परंतु अधिराज ने एक बार फिर रेवती की ओर दृष्टिपात नहीं किया। विवाह संपन्न होने के पश्चात भी रेवती रीवा के साथ उसी कमरे में रहने लगी। दोनों की उम्र समान थी और शीघ्र ही वे घनिष्ठ सखिया बन गई। अधिराज ने रेवती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था और हवेली के अधिकांश लोग उससे एक नौकरानी की भांति व्यवहार करने लगे। केवल कल्याणी और रीवा ने ही उसे सच्चे अपनत्व और सम्मान का भाव दिया। कल्याणी उसे अपनी बेटी सा प्रेम करती थी और उसे घर के कार्यों से विराम देना चाहती थी, किंतु रेवती विनम्रता से कहती, माँ जी, मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम तो पहले भी बहुत से कार्य कर चुके हैं। कल्याणी रेवती के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती है और वहां से चली जाती है। उसी समय अधिराज सामने से गुजरते हुए अपने सेवक को पुकारते हैं, शंभू, पानी लाना।
पर शंभू वहां नहीं होता, इसलिए रेवती पानी लाकर अधिराज को देती है। अधिराज उसकी आवाज पहचान लेते हैं और सवाल करते हैं, शंभू कहाँ गया? रेवती उत्तर देती है, जी वह यहाँ नहीं है। अधिराज उसकी बात को अनसुना कर वहां से चले जाते हैं, बिना उसकी ओर देखे। एक दिन पंडित जी रेवती और अधिराज को मंदिर में बुलाते हैं। दोनों मंदिर पहुंचते हैं और वहां रेवती को यह सच्चाई पता चलती है कि अधिराज ने किसी और से प्रेम किया है। अधिराज गहरे भाव से कहते हैं, हम एक समय पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गए थे और वहीं ठाकुर घराने की एक लड़की शिवन्या सिंह राजपूत से हमारा प्रेम हुआ था। हम उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन हमारे परिवार ने अंधविश्वास के चलते हमारा विवाह आपसे करवा दिया। रेवती शांत और संयमित स्वर में कहती है, जी आप उससे विवाह कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम इसी घर में रहेंगे क्योंकि अब हमारे पास लौटने का विकल्प नहीं है। हमारा यकीन मानिए, आपके और आपकी पत्नी के जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। रेवती की इस निस्वार्थ बात पर अधिराज चुपचाप उसकी ओर देखने लगते हैं, उसकी सरलता और त्याग को समझते हुए। रेवती कहती है, ठाकुर साहब, हमने तो बस 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, वह भी जैसे तैसे सरकारी विद्यालय में जाते थे, पर पिछले 1 वर्ष से हमने अपने पिताजी का हाथ बंटाने के लिए काम किया। अधिराज उसकी बात सुनते हैं और घर लौटकर अपने परिवार को इस सब के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर परिवार के अधिकांश लोग संतुष्ट होते हैं, लेकिन कल्याणी देवी को क्रोध आता है। वह कहती है, लेकिन रेवती का क्या होगा? अधिराज उत्तर देते हैं, आप लोगों ने जो उसके साथ किया वह भी तो सही नहीं था, पर उसे हमारी और शिवन्या की शादी से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और वह बदले में कुछ भी नहीं चाहती, पर हम चाहते हैं कि रेवती की पढ़ाई विद्या, सुनैना और रीवा के साथ पूरी की जाए। कल्याणी रेवती के पास जाती है और कहती है, बेटी ये क्या किया तूने? क्यों दी अधिराज को दूसरी शादी की इजाजत? तुम तो इतनी छोटी हो, पर अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे दी। उसकी सास उसे समझाती है, मुझे समझ है कि तुम अभी छोटी हो, पर यूं अपनी खुशी को अनदेखा नहीं करना चाहिए था। ये कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अधिराज और शिवन्या का विवाह हो जाता है। शिवन्या जब घर आती है और पहली बार रेवती से मिलती है, तो रेवती की सुंदरता देख उसके मन में एक अजीब सी असहजता उत्पन्न होती है। शिवन्या भी एक ठाकुर परिवार की लड़की थी, इसलिए परिवार के सारे लोग उससे खास लगाव रखते थे, मगर कल्याणी के दिल में एक खास स्थान सिर्फ रेवती के लिए था। रेवती का स्वभाव बेहद सरल और निश्चल था, जो उसे कल्याणी की आंखों में और भी प्रिय बना देता था। शिवन्या अधिकतर समय अधिराज के आसपास ही होती, क्योंकि उसे कुछ और करना नहीं आता था और वह युवती तो काम करने में भी असमर्थ थी। अब तो रेवती पढ़ाई भी कर रही थी, जो उसे शिवन्या से अलग पहचान देती थी। रेवती उम्र में शिवन्या से छोटी होने के बावजूद घर में उसकी तारीफों का बोलबाला था, जिसे शिवन्या बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अधिराज, रेवती और शिवन्या की शादी को 3 वर्ष बीत चुके थे। इस दौरान रेवती 16 की कोमल उम्र से निकलकर 18 वर्ष की हो गई थी और उसकी सुंदरता अब पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी। उसके सौंदर्य की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी, लेकिन रेवती का अतीत अब भी रहस्यमय था। कोई नहीं जानता था कि उसके माता पिता कौन थे या वह कहां से आई थी। रेवती ने अभी हाल ही में 10वीं की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, जिससे कल्याणी और रीवा की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन शिवन्या ने अधिराज से कहा, सुनिए जी, क्यों न रेवती को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया जाए? आपने देखा ही है उसने कितने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अगर उसे मौका मिले तो निश्चित ही वह बहुत आगे जाएगी। अधिराज ने चिंतित स्वर में पूछा, पर वह अकेले वहां कैसे रहेगी? शिवन्या ने उत्तर दिया, हमने सब इंतजाम करवा दिए हैं, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रीवा भी साथ में जाना चाहती है तो उसे भी भेज देंगे। अधिराज ने परिवार से बात करने की बात की। परिवार के सामने अपनी बात रखते हुए उन्होंने रेवती की शिक्षा के बारे में चर्चा की। पूरे परिवार ने अधिराज के इस निर्णय का समर्थन किया। कल्याणी देवी ने भी
रेवती की पढ़ाई की खातिर अपनी स्वीकृति दे दी। रीवा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह यही चाहती थी कि रेवती को उसका हक मिले और वह अपने मंजिल तक पहुंचे। 2 दिन बाद भोर की बेला में रीवा और रेवती शहर के लिए प्रस्थान करने को तैयार हो जाती है। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया और बाहर आकर देखा कि अधिराज गाड़ी के पास खड़े उनका इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ सके। रीवा गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और जैसे ही रेवती बैठने को होती है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है। रेवती गिरने ही वाली होती है कि अधिराज उसे थाम लेते हैं। ये पहला अवसर था जब अधिराज का ध्यान रेवती के चेहरे पर ठहरता है। वह कुछ पल के लिए उसकी सुंदरता में खो से जाते हैं और रेवती भी उन्हीं की ओर मुग्ध दृष्टि से देखने लगती है। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो जाती है, मानो समय ठहर सा गया हो। इसी बीच शिवन्या पीछे से आती है और यह सब देखकर क्षण भर के लिए क्रोधित हो जाती है, किंतु विनम्र स्वर में कहती है, अधिराज जाइए, अन्यथा दोनों को देर हो जाएगी। इस आवाज से अधिराज और रेवती का ध्यान टूटता है। अधिराज रेवती और रीवा के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। स्टेशन पहुंचकर अधिराज दोनों के सामान को ट्रेन तक पहुंचाते हैं। दोनों को ट्रेन में बैठाकर विदा लेते हैं और वहां से लौट जाते हैं। वापसी के दौरान अधिराज के मन में बस एक ही विचार रह जाता है, रेवती की अपूर्व सुंदरता। उनके विचारों में केवल यही बात गूंजती रही कि आज तक इतनी अनोखी और आकर्षक लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन अब रेवती उनसे दूर जा चुकी थी और उसकी शिक्षा का मार्ग कोलकाता की ओर ले जा रहा था। कोलकाता पहुंचने पर रेवती और रीवा अपने छात्रावास में दाखिल होती है। दोनों को एक साझा कमरा मिलता है और वहीं वे ठहर जाती है। यह एक गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे। पहले ही दिन जब रेवती और रीवा कॉलेज जाती है तो वहां हर कोई रेवती की सुंदरता की प्रशंसा करता है। हालांकि रेवती और रीवा को वहां ज्यादा दोस्त नहीं मिले, क्योंकि वहां के अधिकांश लोग पश्चिमी संस्कृति में ढले हुए थे। फिर भी कुछ एक लोगों के साथ उनकी सहजता से मित्रता हो जाती है। कॉलेज में एक युवक था, आर्यन सिंघानिया, जो रेवती से वरिष्ठ था और जिसके पीछे कई लड़कियां दीवानी थी। एक दिन कॉलेज में प्रवेश करते समय रेवती और आर्यन की भेंट अकस्मात हो गई। रेवती जल्दी में थी और समय से पीछे हो रही थी, इसलिए बिना रुके, बिना कुछ कहे वह वहां से निकल गई। उसने एक बार भी आर्यन की ओर ध्यान नहीं दिया और आर्यन भी उसके चेहरे को देख नहीं पाया। रेवती का इस तरह बेपरवाही से वहां से चले जाना आर्यन के मन को कचोटने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन सी लड़की थी जिसने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। जहां आमतौर पर लड़कियां उसके लिए अपनी कक्षा तक छोड़ने को तैयार हो जाती थी, वहीं यह लड़की बेपरवाह उसके सामने से गुजर गई थी। तभी आर्यन का मित्र राहुल वहां आकर पूछता है, क्या हुआ भाई, कहाँ खोया हुआ है? आर्यन थोड़े गुस्से में परंतु उलझन में डूबा हुआ कहता है, वो लड़की जो कक्षा की तरफ जा रही थी, पता नहीं कौन थी, मुझसे टकराई और एक शब्द तक नहीं कहा। राहुल ने नजर दौड़ाई तो एक लड़की सफेद सलवार कमीज और लाल चुन्नी में बैठी दिखाई दी। आर्यन ने कपड़ों के रंग से उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसका चेहरा एक झलक में उसके दिल में उतर गया था। उसकी नजर उस पर ठहर गई और वह बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रह गया। रेवती नारायण की आंखें जैसे जम सी गई थी। तभी कक्षा में शिक्षक का प्रवेश हुआ और आर्यन का साथी लालो वहां से खिसक गया। कॉलेज के बाहर एक पुराना चबूतरा था, जहां आर्यन और राहुल आकर टिक गए। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, क्लास में जाना बेकार है, सर वैसे भी हमें खास नहीं मानते और तेरे कारण तो मुझसे भी खफा रहते हैं। तेरी दोस्ती भी जैसे अपराध है,